अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। क्या गलत है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सी फिगर गलत है? क्वेश्चन 9 में कौन सी वाली लाइन वाला OQ कौन सा? 3500 पे टोटल ऑर्डर कॉस्ट 1452 नहीं है? एंड टोटल भी गलत है, यानी सही क्या बनेगा? 4200 में से 1780 निकाल दें इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 3500 1382। अच्छा, वो ना इन्होंने सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्डर्स को राउंड ऑफ किया हुआ है, तो ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, कोई मसला नहीं। आपने जो अगर ये आंसर निकाला ठीक है। 2 सवाल कहे थे मैंने, अगर कर लेते तो अच्छा होता। एक मैंने कहा था स्प्रिंग 20 और एक कहा था स्प्रिंग 17 किए हैं जो लोग यहां बैठे हैं। स्प्रिंग 20 में ना एक ही पॉइंट होता है और वो मैं बता देता हूं। स्प्रिंग 20 में पॉसिबल मसला ये है कि आपको क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 5 में ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर बताई हुई है और लिखा हुआ है कि हमने आपको पर ऑर्डर कर तो दिया है, लेकिन इसमें 1780 ऐसा है जो डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरीज हैं। तो करने को तो जबरदस्ती पर ऑर्डर कर दिया हुआ है, लेकिन सैलरीज हैं लोगों की, तो वो एक रेलेवेंट ऑर्डर कॉस्ट है, तो इसलिए इसमें से 1780 माइनस कर दिया। पॉइंट नंबर 6, हमने ना ये जो प्रोडक्ट नहीं T3 खरीदते हैं, ये हमारे अपने पास कोई स्टोर नहीं है, हमने ये किसी जगह पे रखाए होते हैं। ये इतनी लंबी कहानी नहीं लिखी हुई, लेकिन जो सेंटेंस लिखा मैं उसका मतलब बता रहा हूं। ये जो T3 है हमारे पास अपना स्टोर नहीं है, हमने किसी प्राइस स्टोर में रखवाने होते हैं, और जिस स्टोर में रखवाते हैं वो हमसे टोटल किराया लेने की बजाय जितनी जगह घेरेंगे उतना किराया लेगा। तो क्या ये स्टोर का किराया रेलेवेंट हुआ कि नहीं है? जितनी ज्यादा एवरेज इन्वेंट्री होगी टोटल किराया उतना ज्यादा होगा। ये मतलब है विच इंक्लूड्स रेंट ऑफ 180 रुपए फॉर द फ्लोर स्पेस ऑक्युपाइड बाय ईच केजी। वेरिएशन इन द स्टॉक हेल्ड, यानी एवरेज इन्वेंट्री कम हो चाहे ज्यादा हो, हैज नो इफेक्ट ऑन द रिमेनिंग होल्डिंग कॉस्ट। कौन सी रिमेनिंग होल्डिंग कॉस्ट? जो 180 के अलावा बाकी है। तो 200 हो सकता है उन्होंने कोई स्टोर वाले की सैलरी पर किलो बना दी हो सकता है कोई और खर्चा हो जो पर किलो बना दिया हो। तो ये जो 260 दिया हुआ है इसके अंदर शामिल है 180, जो इंग्लिश से समझ आ रहा है कि रेलेवेंट है, और बाकी फिर इररेलेवेंट है। और इररेलेवेंट का वर्ड नहीं है, इररेलेवेंट की सेंस बनी हुई है वेरिएशन इन दी स्टॉक हेल्ड हैज नो इफेक्ट ऑन दी रिमेनिंग होल्डिंग कॉस्ट, यानी स्टॉक कम रखें या ज्यादा रखें, रिमेनिंग खर्चा उतना ही रहना है, इसलिए वो इररेलेवेंट। और चूंकि 3 ऑर्डर क्वांटिटीज पे 3 डिफरेंट प्राइसेस थी, तो हम इन तीनों को अलग अलग कंपेयर करेंगे। और इसमें आपने कुछ पूछना है तो पूछिए। ये 5% लॉस से ग्रॉस अप करना और स्प्रिंग 20 में और किसी का सवाल, ये रिकॉर्डिंग वालों के लिए भी मैंने जो इसमें 0.5 और 6 था वो बता दिया। चले स्प्रिंग 17 समझाता हूं। स्प्रिंग 17 में मसले होंगे, हैं मसले, चले काबिल बच्चे हैं तो नहीं है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल आई थी। जो कमजोर दिल बच्चे हैं जिन्होंने सवाल देखते ही छोड़ दिया था, तो वो अभी वीडियो यहीं रोकें और सवाल करें दोबारा। चले बताता हूं मसले, सारी अंग्रेजी का वैसे मतलब बता देता हूं।
हम लोग ना चाय की पत्तियां मंगवाते हैं, दी टी इज इंपोर्टेड ऑन अ 6 मंथली बेसिस। ये जो सेंटेंस है ना, टी इज इंपोर्टेड ऑन अ 6 मंथली बेसिस, इस शेर में शायद ये कहना चाह रहा है कि हम साल में अभी 2 दफा ऑर्डर करते हैं। 6 महीने साल में कितनी दफा आते हैं? 2 दफा। तो अभी इस वक्त हम साल में 2 ऑर्डर करते हैं, 6 महीने बाद 1। अभी हम सोच रहे हैं कि ईओक्यू पे शिफ्ट कर जाएं, और अगर ईओक्यू पे शिफ्ट कर गए तो रिक्वायरमेंट ए ईओक्यू कैलकुलेट कर दें, और अगर ईओक्यू पे चले गए पार्ट बी तो हमें क्या बचत होगी? तो ये पार्ट बी कैसे सॉल्व होगा? एग्जिस्टिंग और ईओक्यू के टोटल्स का डिफरेंस। पार्ट ए और बी की रिक्वायरमेंट में कोई परेशानी? चले अब बाकी अंग्रेजियां बताता हूं। पॉइंट नंबर 1, हम जो चाय की पत्तियां बेचते हैं वो साल की 60,000 किलो है। कहीं पर ये कुछ इंफॉर्मेशन कि कितना स्टॉक ओपनिंग, कितना क्लोजिंग, यानी सेल से परचेज तक पहुंच सकते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है कहीं के सेल से परचेज तक जाएं, तो बस फिर यही परचेजेस भी हैं। तो इसलिए एनुअल डिमांड होगी 60,000 किलो। एनुअल डिमांड 60,000 केजी पे एतराज नहीं। अभी इस वक्त जो हमारा सप्लायर से तय हुआ है वो पॉइंट नंबर 2 है, सी एंड एफ वैल्यू ऑफ द टी आफ्टर 10% डिस्काउंट इज 900 रुपए, यानी अभी इस वक्त ये है। अच्छा, ये कैसे बना होगा? अभी इस वक्त जो सप्लायर के साथ तय है ना, वो ये है कि वो हमें प्राइस जितनी भी चार्ज करता है उस पे हमें वो देता है डिस्काउंट, एग्जिस्टिंग और ईओक्यू। अभी इस वक्त वो हमें जो भी प्राइस चार्ज करता है उस पे डिस्काउंट दे देता है 10%, और वो डिस्काउंट के बाद हमें ये 900 का पड़ता है। अच्छा, अभी हम लोग एक दफा में कितने किलो मंगवाते हैं? 30,000, क्योंकि 60,000 किलो साल का है और साल में 2 दफा है, तो 30,000। अगर हम ईओक्यू पे चले गए तो ईओक्यू 30,000 से तो मोस्ट प्रोबेबली कम ही होगा, और ये बात लिखी भी हुई है पॉइंट नंबर 3 में कि ईओक्यू से ओक्यू कम हो जाएगा। अच्छा, सप्लायर नाराज हो जाएगा, तो वो जो पहले 10% डिस्काउंट दिया करता है वो अब 8 पे आ जाएगा। किसका 8%? इसका नहीं, जिसका 10% होता था उसका 8। तो पहले तो यहां से ऊपर चले ना, ये 900 10% के बाद है, तो फिर ये 1000 है, और इस 1000 पे पहले वो इतना डिस्काउंट देता था, अब वो इतना डिस्काउंट देगा। और परचेज कॉस्ट में हम लिया करते हैं, अगर कोई टैक्सेस ड्यूटीज हैं तो वो भी ऐड करते हैं। तो नॉन रिफंडेबल कितने हैं? कितने? 20%। तो वो ड्यूटी इसमें ऐड हो जाएगी 20%, 184। तो जब हम लोग टोटल परचेज कॉस्ट निकाल रहे होंगे तो उसमें हमारी परचेज कॉस्ट बनेगी 1104। एक तो ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 की अंग्रेजी का मतलब है। ये पॉइंट 2 और 3 की अंग्रेजी पढ़ लें बेटे, और अगर कोई फिगर पे एतराज परेशानी है तो बताएं। पॉइंट नंबर 2, 3 डन। और ऑर्डर कॉस्ट के बारे में पॉइंट 6 में लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर इज 90,000, यानी एग्जिस्टिंग के लिए 90,000 है। अच्छा, अब हम ओक्यू पे गए, ईओक्यू पे गए, तो ओक्यू साइज बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? ईओक्यू साइज कम हो जाएगा। अरे पॉइंट 3 में लिखा तो हुआ है क्वांटिटी कम हो जाएगी। हाँ, तो मैं भी कह रहा हूं ना कि ओक्यू साइज
कम हो जाएगा ना, तो हमें ज्यादा दफा ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। जब ज्यादा दफा ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे तो हो सकता है ट्रक वाला हमसे खुश होकर हमें डिस्काउंट दे दे। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, ऑर्डर कॉस्ट 10% कम हो जाएगी। तो एग्जिस्टिंग पे 90,000 और ईओक्यू पे 81,000 और होल्डिंग कॉस्ट 1% पर मंथ यानी 12% इसका और इसका। जी जी हम लोग उस कंपैरिजन वाले टेबल में कितने अरसे की ले रहे हैं फाइनेंस कॉस्ट, सारे खर्चे पूरे साल की ना, तो पूरे साल की 6/12 क्यों। और बफर स्टॉक यानी सेफ्टी स्टॉक 15 दिन की सेल्स के बराबर है, तो 60,000 पूरे साल के, 15 दिन का मतलब है आधा महीना। तो आप चाहे इसको 60/360 कर लें, चाहे आप आधा बाय 12 कर लें, तो जो इसका आंसर आएगा उतना सेफ्टी स्टॉक हमारे पास होता है। ये मैंने आपको इन सारी अंग्रेजियों का मतलब बताया है, और आपने मजीद कुछ पूछना है तो पूछें। हाँ जी, चलो जी, कुछ नहीं पूछना। अब आप सवाल खोल लीजिए। अच्छा, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाइएगा, मैंने फिर एक सवाल खुद बोर्ड पे करना है। आप कर दीजिए ऑटम 22। ऑटम 22 में आपको 2 सवाल नजर आएंगे। गैलेक्सी लिमिटेड, ऑटम 22 गैलेक्सी लिमिटेड। ये बुक में है जी, क्वेश्चन नंबर 6। पहुंचे? 10 मिनट बेटे बहुत है, इससे ज्यादा ना टाइम लीजिएगा। ये सवाल आप कर दें अभी। अच्छा, इसमें ना एनुअल डिमांड मैं निकाल के देता हूं आपको, और बाकी सवाल फिर आप करिए। सवाल में ट्रांजिट के लॉसेस हैं, है ना, और ये जो ट्रांजिट के लॉसेस हैं ये हमने एनुअल डिमांड निकालते हुए अकोमोडेट करने होते हैं। अब इस सवाल में ना एक गैर अखलाकी हरकत है, स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज रहता। ये जो 120,000 दिया हुआ है, इसमें इन्होंने इन लॉसेस को एडजस्ट किया हुआ है या अभी नहीं किया हुआ? कैसे पता नहीं किया हुआ? एवरेज एनुअल डिमांड, हाँ जी। अच्छा, ये गैर अखलाकी हरकत है, चूंकि एनुअल डिमांड लिखा हुआ है तो हो सकता है कोई ये समझे कि इसमें एडजस्ट किया हुआ है, लेकिन नहीं किया हुआ तभी तो वो डिफरेंट लॉसेस हैं, जैसे वो पीजे वाले सवाल में किया था। तो इसलिए डिफरेंट एनुअल डिमांड्स निकलनी है ग्रॉस अप करने से। ये इसने वो लिखे हुए जो हमें चाहिए, तो ये अच्छी बात नहीं है
इसमें मेरे पास इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि नहीं सर ये क्या बात हुई, तो मुझे नहीं साबित कर सकता कि ये क्या बात हुई। तो इसमें ये जो 1,20,000 है ये नेट हमें इतने चाहिए। ये कहीं से पता नहीं चल रहा, मुझे सोल्यूशन देख के पता चला था, ये कहीं इस सवाल की वर्डिंग से पता नहीं चल रहा। तो इसमें अगर कोई स्टूडेंट ये अज्यूम करना चाहे कि ये जो 120,000 है, सबसे बात कर रहा हूं, ये एग्जिस्टिंग है या ईओक्यू पे चले गए तो फिर है। हाँ जी, ये एग्जिस्टिंग है ना। तो अगर आप ये अज्यूम करें कि ये लॉस एडजस्टेड है तो ईओक्यू में भी एनुअल डिमांड इतनी रहेगी? नहीं ना यार। एग्जिस्टिंग में ट्रांजिट का लॉस कितना है? 4%। ईओक्यू पे चले गए तो 3% होगा। अब या तो आप इस 120,000 के बारे में यह अज्यूम करें कि ये नेट ऑफ लॉस है और हमें इसको ग्रॉस करना है, तो एग्जिस्टिंग की एनुअल डिमांड निकलेगी 120,000 डिवाइडेड बाय 0.96 और ईओक्यू निकलेगी 120,000 डिवाइडेड बाय 0.97। ये इस ऑप्शन की एनुअल डिमांड होगी, ये इस ऑप्शन की एनुअल डिमांड होगी। और अगर आप ये अज्यूम करते हैं कि ये जो अभी एग्जिस्टिंग है वो 4% इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, अगर ये अज्यूम किया तो ईओक्यू में भी 120 ही रहेगा, नहीं चेंज हो जाएगा। तो फिर आपको यह करना पड़ेगा कि एनुअल डिमांड इसकी तो 120 है, लेकिन इसके लिए पहले आपको 120 इंटू 0.96 करके नेट पे आना पड़ेगा, फिर इसको 0.97 से वापस आना पड़ेगा। और आपकी शक्लों से लग रहा है कि आपको पता नहीं मैंने क्या किया। तो सवाल की वर्डिंग से क्लियर नहीं है, तो सेफ यही है कि ये नेट है और इसको 0.96 करेंगे तो एग्जिस्टिंग की एनुअल डिमांड निकलेगी, 0.97 करेंगे तो ईओक्यू की एनुअल डिमांड निकलेगी। अब जल्दी से कर दें सवाल। पता नहीं, देख लें। ईओक्यू के ट्रिपल 123 एनुअल डिमांड कितनी? ईओक्यू की 123,711। जी जी, उसामा एक मिनट। जी जी, ये भी अजम्पशन ही लेनी पड़ेगी कि डिस्काउंट इसमें से लेस हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। जी, किसी मैच नहीं कर रही।
अभी इस वक्त 250 में से ये भी आपको ना इस सवाल में अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा, और जो अजम्पशन लेगा उसके मुताबिक आंसर मार्क होगा, क्योंकि इसमें एम्बिग्विटी है। तो 250 में से अभी डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई एज्यूम करता है कि इसको हम डिस्काउंट माइनस हुआ मान रहे हैं तो भी ठीक है। देख लो सोल्यूशन, देख लो ना। चलें, बस बहुत है और टाइम नहीं है। जहां तक पहुंचे सोल्यूशन देख लें, जो पूछना है पूछ लें। और एनुअल डिमांड निकालते हुए सोल्यूशन में आपको 1200 ऐड 1200 लेस नजर आएगा, उसको इग्नोर करें। और मैं आपको अभी एक सवाल कराते हुए समझाता हूं। सेफ्टी स्टॉक ना हो तो, और इस सवाल में भी सेम आती अगर राउंडिंग ऑफ ना करना पड़ रहा होता तो। ये राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्क आ रही है। हाँ जी, सवाल करना था, बहुत हो गए यार, 15 मिनट हो गए। जो जहां तक पहुंचा सोल्यूशन देखें और जो पूछना है पूछें। इसमें एनुअल डिमांड वाली बात बतानी थी, वो मैंने बता दी। पीछे सोल्यूशन में एनुअल डिमांड में जो 1200 प्लस 1200 माइनस किया है वो इग्नोर करें। बाकी आप राउंडिंग ऑफ का फर्क हो सकता है, वरना और इसमें नहीं है बताने वाली बात। चले ठीक है, अब एक सवाल मैं खुद करता हूं बोर्ड पे, और उसके बाद फिर ना एक नोट भी लिखूंगा। स्प्रिंग 19 अटेम्प्ट का सवाल होगा एक। स्प्रिंग 19 ऑर्चिड लिमिटेड। इस सवाल में एक दो अच्छी बातें हैं जिसकी वजह से सवाल करा रहा हूं, अदरवाइज इस सवाल में इनकंसिस्टेंसी थी, लेकिन एक दो अच्छी बातों की वजह से करा रहा हूं सवाल। स्प्रिंग 19 अटेम्प्ट का सवाल है ऑर्चिड लिमिटेड। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। किधर? अच्छा ठीक है, बताता हूं।
हाँ जी, सवाल पढ़ लें तो मैंने करना है बोर्ड पे। सवाल पढ़ना था। चार प्रोडक्ट्स होंगे, कुछ चार प्रोडक्ट्स। अभी इस वक्त हम बीटा की बात कर रहे हैं। टू कंप्यूट ईओक्यू फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स बीटा। तो ये सारा सवाल बस अब बीटा की बात होने लगी है। अच्छा, चूंकि एक चीज को मैंने रिलेट करना है इसलिए कह रहा हूं। कुछ 3-4 क्लासेस पहले ना मैंने कार्ल्टन का सवाल बोर्ड पे किया था। कार्ल्टन, ये था 2012 का शायद या 10 का था, स्प्रिंग 10 था शायद। हाँ जी, इसमें ना आप एक पॉइंट दोबारा पढ़ लें। इसमें ऑर्डर डिपार्टमेंट के या परचेज डिपार्टमेंट के टोटल वेरिएबल खर्चे 422,400 थे, और ये कहा हुआ था कि इसमें से 10%, नहीं वेरिएबल यही थे, 10% कार्ल्टन से रिलेटेड थे। तो इसका 10% लेने के बाद 42240 ये सिर्फ कार्ल्टन के आ गए थे, लेकिन हमें तो पर ऑर्डर चाहिए था। तो कार्ल्टन के एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड किया था। चलो मैंने खुद ही आपको रिकैप दिखा दिया। चले वापस स्प्रिंग 19, मैंने इसको रिलेट करना होगा भी सॉल्व करते हुए। गुजरे हुए साल का बीटा का डाटा दिया हुआ है, गुजरे हुए साल का एक्चुअल डाटा फॉर दी लास्ट ईयर। सेल्स हैं, सेफ्टी स्टॉक है, लॉसेज हैं, एवरेज होल्डिंग कॉस्ट और पर मंथ और पर यूनिट का फर्क क्या है वो आपको भी सॉल्व करते हुए बताता हूं। और बीटा के जो ऑर्डर्स प्लेस किए थे वो 40 थे। पॉइंट नंबर 2, पिछले साल टोटल परचेजिंग डिपार्टमेंट का खर्चा था 4500, जिनमें से फिक्स्ड 1350 थे। ओके, अगले साल की प्रोजेक्शंस दी हुई हैं और ईओक्यू निकालने को कहा है। ईओक्यू निकालना है स्प्रिंग 19, तो हमें एनुअल डिमांड चाहिए और ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट चाहिए। एनुअल डिमांड, अच्छा अभी ना मैं सवाल सॉल्व करने के बाद रीजन बताऊंगा। अभी बस बगैर रीजन के मैं कह रहा हूं अज्यूम एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैंने ये अजम्पशन क्यों ली है वो बताऊंगा। बस अभी कह रहा हूं कि इस सवाल में एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्यों की वजह बताता हूं। टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर क्या फॉर्मूला है? टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर जी, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इनटू एवरेज इन्वेंट्री। और ये क्या चीज है? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। जरूरी नहीं होता कि हर यूनिट पे बराबर खर्चा आता हो, तो ये ऑन एन एवरेज बात की हुई होती है। इसलिए सवाल में कहा हुआ है एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ पर यूनिट। तो एवरेज सिर्फ एक इजाफी वर्ड है। इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज हर यूनिट के लिए ये 80 रुपए ही है। और इसका जो आंसर है, चूंकि वो बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री है, तो अगेन एक इजाफी वर्ड लिखा हुआ है एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ 5 लाख रुपए। तो एक तो ये एक गैर अखलाकी हरकत थी कि एवरेज का वर्ड लगा के कंफ्यूजन कर दी। ये बस एक इजाफी वर्ड है, वैसे भी ये एवरेज इन्वेंट्री की बेस पे ही होती है। अच्छा, ये तो खैर मैंने एवरेज का जिक्र कर दिया। मैं बात यहां से शुरू कर रहा हूं कि हमें एनुअल डिमांड चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? OQ बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, अगर सेफ्टी स्टॉक है तो। पॉइंट नंबर 4, क्लोजिंग स्टॉक सेल्स वॉल्यूम के साथ वेरी करेगा। इसका मतलब अगर सेल्स ज्यादा होंगी तो क्लोजिंग स्टॉक भी ज्यादा होगा। 2000 नहीं, लास्ट ईयर में सेल्स हुई थी 72,000 यूनिट्स। नेक्स्ट ईयर जिसकी हम सारा सवाल सॉल्व कर रहे हैं, सेल्स इतनी ही रहेंगी या बढ़ जाएंगी? बढ़ जाएंगी। अच्छा, अगर सेल्स बढ़ जाएंगी तो अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक उतना ही रहेगा जितना इस साल का क्लोजिंग स्टॉक था।
बढ़ जाएगा ना। तो आपको सवाल में क्लियरली सेल्स दी हुई है 72,000 यूनिट्स, और यह भी क्लियरली पता चल रहा है लास्ट सेंटेंस से कि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक फर्क होगा। पता नहीं क्या कहे जा रहा हूं मैं। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से डिफरेंट होगा, क्यों? क्योंकि वो पिछले साल का क्लोजिंग था। अब अगर इस साल सेल्स बढ़ेंगी तो क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ेगा। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बराबर नहीं है, इसलिए सेल्स और परचेजेस भी बराबर नहीं है। और एनुअल डिमांड हमें क्या चाहिए होती है? परचेजेस। ट्रेडिंग बिजनेस का सवाल है, मैन्युफैक्चरिंग का। तो हमने एनुअल डिमांड क्या लेनी है? परचेजेस। तो इसलिए आपको एनुअल डिमांड निकालने के लिए सेल्स, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक से परचेजेस तक पहुंचना पड़ेगा। और हम ये सवाल लास्ट ईयर का कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर का? नेक्स्ट ईयर का। 72,000 क्या है? पिछले साल की सेल्स हैं। नेक्स्ट ईयर की क्या होंगी? जी 90,000। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक निकालता हूं। ये सवाल में एक तो ये ऑर्डर कॉस्ट की वजह से करा रहा हूं, और दूसरा ये वाली चीज भी बता रहा हूं क्योंकि ये और सवालों में दोबारा हो सकती है। ये बात रिपीट कर रहा हूं, हम सेल्स ही को क्यों एनुअल डिमांड ना ले लें? वो चाय पत्ती वाले में तो हमने उसको 60,000 को एनुअल डिमांड ले लिया था, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक उसमें था नहीं, तो इसलिए सेल परचेज बराबर थी। इसमें हमें पता है कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बराबर नहीं है। ये कैसे पता? क्योंकि सेल्स बढ़ रही हैं और क्लोजिंग स्टॉक भी कह रहा है बढ़ेगा, तो इसलिए ओपनिंग क्लोजिंग बराबर नहीं है, तो फिर सेल परचेज भी बराबर नहीं है, इसलिए हमें परचेज निकालनी पड़ेगी। अब रहा मसला कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कहां है, वो तो बताया नहीं बताया। मैंने आपको भी सवाल के शुरू में अजम्पशन कही है, उसको सवाल सॉल्व करके मैं बिल्कुल बता भी देता हूं, लिखवा भी देता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक एवरेज इन्वेंट्री के बराबर हम अज्यूम कर लेते हैं। 5 लाख रुपए कैसे निकला होगा? पिछले साल का 5 लाख रुपए कैसे निकला होगा? 5 लाख रुपए निकला होगा होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ, चूंकि ये मंथ का है, साल का करना है तो होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर इनटू एवरेज इन्वेंट्री। ये क्या है? 80 रुपए। एवरेज इन्वेंट्री कैसे बनी होगी? OQ/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो OQ तो मुझे जरूरत नहीं है, अगर यहां से एवरेज इन्वेंट्री निकालें तो 625। मैंने एवरेज इन्वेंट्री निकाली है। क्यों निकाली है? क्यों का जवाब देता हूं, पहले सिर्फ ये देख लें, मैंने इन टेबल की लिखी हुई 2 फिगर से एवरेज इन्वेंट्री निकाली, और ये मैंने टेबल यूज किया है लास्ट ईयर वाला। 5 लाख और 80 रुपए यूज किए हैं। अपनी अजम्पशन दोबारा बता रहा हूं, उसकी वजह बाद में, और उसका एक नोट भी लिखवा देता हूं। मैं कह रहा हूं जी आप अज्यूम कर लें कि क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री। तो ये मैंने कौन से साल का डाटा यूज किया है? पिछले का। तो अगर हम पिछले साल की एवरेज इन्वेंट्री को पिछले साल की क्लोजिंग अज्यूम कर लें, तो मैंने 6250 ये निकाला है। अच्छा, अब एक और थोड़ा सा गहरा पॉइंट देखें। पिछले साल के एंड पे इतने यूनिट स्टोर में पड़े हुए थे, सारे कमरे मिला के या किसी एक कमरे में? सारे कमरे मिला के। तो वो जिस कमरे में सेफ्टी स्टॉक पड़ा हुआ था वो इसके अलावा या उसमें शामिल है? शामिल है। कितना सेफ्टी स्टॉक था? 2000। तो सेफ्टी स्टॉक वाला कमरा छोड़ के बाकी में कितने पड़े थे? 4250। ये क्या किया मैंने, देखें पॉइंट 4 में लिखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक वाला कमरा छोड़ के बाकी कमरे, वो सेल्स के साथ बढ़ेगा। ये बाकी कमरों वाला है, ये 4250। सेल्स 25% बढ़ेगी तो ये भी 25% बढ़ेगा। और वो जो सेफ्टी स्टॉक वाला कमरा है, पिछले साल तो उसमें 2000 थे, इस साल कितने होंगे? 2500। तो ये मैंने वो 2500 दूसरे कमरे वाले ऐड कर दिए। यानी जब नेक्स्ट ईयर एंड होगा तो क्लोजिंग स्टॉक होगा
813। तो सेल से परचेजेस तक जाना है, ये लेस ये ऐड, नाइन वन 563 और ये तो फिनिश गुड्स के स्टोर में आने इतने हैं, रास्ते में तो नुकसान भी हो जाता है। रास्ते में कितना नुकसान हो जाता है? 10% के 6%, 10% के 6%, 6%। तो हमें इनको ग्रॉस करना पड़ेगा 94% से, 9.7। ये एनुअल डिमांड निकली है। मैंने क्लोजिंग स्टॉक एवरेज स्टॉक के बराबर क्यों अज्यूम किया, इसकी वजह बताता हूं। पहले सिर्फ ये देख लें कि मैंने अगर कह दिया कि क्लोजिंग स्टॉक है वो, तो यहां से देख लें मैंने अगले साल का कैसे बनाया। ये पूरे स्टोर में पड़े हुए थे, सेफ्टी स्टॉक वाले कमरे के अलावा बाकी कमरे में इतने थे, वो इतने बढ़ जाएंगे और सेफ्टी स्टॉक वाले कमरे में 2000 की जगह अब 2500 होंगे। एनुअल डिमांड। चलें अब बताता हूं कि क्यों एवरेज इन्वेंट्री को मैंने अज्यूम किया। क्यों? सवाल में एनुअल डिमांड दी हुई है जी? नहीं। अच्छा, इसमें नोट भी जो लिखेंगे ना वो आप ही लिखेंगे अपने लिए, जितनी लंबी कहानी लिखनी हो आपकी मर्जी। एनुअल डिमांड दी हुई है? नहीं। सेल्स दी हुई है। पीछे भी कुछ सवालों में सेल्स दी होती थी, लेकिन उन सवालों में कहीं भी ना ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक था नहीं, तो इसलिए हमने सेल्स परचेज के बराबर ले ली थी। एक ये चाय की पत्तियों वाला सवाल था और एक उससे पहले शायद कोई यही मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर वाला सवाल था। सेल्स दी हुई थी, कोई पर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, तो हमने उसी को परचेज मान लिया था, एनुअल डिमांड। लेकिन इस सवाल में सेल्स दी हुई है एंड हमें यह पक्का पता चल रहा है कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बराबर नहीं है। यह कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उसने कहा है क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा। तो जब ये यकीन हो गया कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बराबर नहीं है, तो हमें यकीन है कि सेल्स को हम परचेजेस अज्यूम नहीं कर सकते। तो हमें परचेजेस तक पहुंचने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक चाहिए ना? है ही नहीं कहीं सवाल में, कहीं सवाल में है ही नहीं। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? फार्मूला नहीं पूछ रहा, कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं इस वक्त नहीं। ऑन एन एवरेज हम पूरे साल में कभी भी जाते तो स्टोर में कितने पड़े होते हैं एवरेज इन्वेंट्री? तो अगर वो कभी भी साल का एंड हुआ तो उसी को क्लोजिंग कह लेंगे, हैं? हाँ, तो वो ओपनिंग हो गया ना। दोबारा इस सवाल से हमें यह कंफर्म पता चल रहा था कि सेल्स परचेजेस के बराबर नहीं है। कैसे कंफर्म पता चल रहा था? क्योंकि क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक फर्क था। तो इसका मतलब हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लाजमी चाहिए थे, तभी हम परचेजेस तक पहुंचते। है ही नहीं क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, तो फिर यह अजम्पशन लेनी पड़ी कि एवरेज इन्वेंट्री ही क्लोजिंग स्टॉक के बराबर होगा। कॉन्सेप्चुअली यह गलत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम एवरेज इन्वेंट्री कह रहे हैं कि ऑन एन एवरेज हर वक्त इतने स्टोर में पड़े होते हैं, तो फिर साल के एंड पे भी पड़े होते। तो अगर साल के एंड पे भी इतने ही पड़े होते तो इनको क्लोजिंग इन्वेंट्री कहने से गुना नहीं मिलेगा। तो इसको क्लोजिंग इन्वेंट्री कह दिया पिछले साल की, यानी ओपनिंग, और फिर इसको बढ़ा के इस साल की क्लोजिंग बना ली। अब इसके बारे में आप नोट जिस तरह भी लिखना चाहें, बेशक इसी की तशरीह कर दें, सारी ये हुआ क्या, कमेंट्री कर दें सवाल पे। दोबारा बता देता हूं, कमेंट्री करने में हेल्प होगी। चूंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट था, तो कंफर्म था कि सेल्स परचेजेस के बराबर नहीं है। हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक निकालना ही पड़ना था, लेकिन सवाल में कहीं है ही नहीं। एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं सवाल में, तो हमने अज्यूम कर लिया कि एवरेज इन्वेंट्री ही क्लोजिंग इन्वेंट्री के बराबर होगी। जिस क्वेश्चन में हमें सेल से परचेजेस निकालनी है तो क्लोजिंग स्टॉक तो चाहिए, तो जब क्लोजिंग स्टॉक चाहिए लेकिन है ही नहीं, तो एवरेज इन्वेंट्री को क्लोजिंग स्टॉक अज्यूम कर सकते हैं।
लिख लिया आपने। ये निकल आई एनुअल डिमांड। ईओक्यू निकालना है, और क्या चाहिए? ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। अब ये कार्ल्टन जैसा पॉइंट टेस्ट हुआ है कि आपको साल के टोटल खर्चे बता दिए और उनमें फिक्स्ड भी बता दिए। तो अगर हम साल के वेरिएबल खर्चे ले ले तो वो रेलिवेंट ऑर्डर कॉस्ट है, लेकिन हमें तो चाहिए पर ऑर्डर, तो उसको नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब इसमें कार्ल्टन से मैं रिलेट इसलिए कर रहा था, कार्ल्टन वाले सवाल में, कार्ल्टन में 422 400 ये किस प्रोडक्ट की ऑर्डर कॉस्ट थी? सिर्फ कार्ल्टन की। इसलिए हमने डिवाइडेड बाय भी सिर्फ कार्ल्टन के ऑर्डर से किया था, जो शायद 13 थे। 78,000 डिवाइडेड बाय 6500 किया था शायद। तो ये सिर्फ कार्ल्टन की थी, वरना टोटल तो 422 4000 थी। बाकी प्रोडक्ट्स की भी होगी, लेकिन 10% कार्ल्टन से रिलेटेड थी, तो ये सिर्फ कार्ल्टन की, इसलिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी सिर्फ कार्ल्टन के। लेकिन इस सवाल में आपको पूरे डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट दी हुई है इतनी, और इसमें से 1350। तो क्या ये सिर्फ बीटा की रिलेटेड है या पूरे डिपार्टमेंट की है? इस पूरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट को पर ऑर्डर करना है, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी किसके? सिर्फ बीटा के? नहीं, सारे। तो इसलिए जो ऊपर टेबल में 40 दिया है उसका कुछ भी नहीं करना, हमने इसको 100 से डिवाइड करना है। कार्ल्टन वाले सवाल में वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ कार्ल्टन की थी, इसलिए डिवाइडेड भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स कार्ल्टन के किया था, तो पर ऑर्डर निकली थी। अब हमने पूरे डिपार्टमेंट के टोटल खर्चे लिए हैं, तो फिर डिवाइड भी सारे ऑर्डर से करना होगा। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या बना? 31। ये हो गई ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, और हमें चाहिए होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट क्या क्या है? अरे एक चीज, ये पिछले साल की बात है, इंटू 1.1 जी 346। होल्डिंग कॉस्ट पिछले साल कितनी थी? 80 रुपए। 80 रुपए पर मंथ थी। मैं ही करे जा रहा हूं सवाल। 80 रुपए पर मंथ थी। ये कहां है? पहले वाले टेबल में है। तो इसको महंगा कर लेते हैं, तो ये बन जाएगी 1.1 जी 10। ये एनुअल डिमांड है, ये ऑर्डर कॉस्ट है, और ये होल्डिंग कॉस्ट है। यहां से ईओक्यू निकल आएगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।